हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है जीन पियाजे। और आज जीन पियाजे के 3 सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो उनकी कॉग्निटिव थ्योरी है। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट। और तीसरा है भाषा के विकास का सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एक लेक्चर में जीन पियाजे के इन तीनों प्रमुख सिद्धांतों को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसीलिए पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। आप इसके नोट्स बना लेते हैं अगर देखते देखते तो और अच्छी बात है। मैंने वैसे भी प्रिसाइज नोट्स बना के ही उनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स पाने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। ये लेक्चर के मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ पेडागोजी के, ये हर टेस्ट में जिसमें भी पेडागोजी पूछी जाती है, हर प्रकार के टेस्ट के लिए एक सार्वभौमिक लेक्चर सीरीज़ है। इस लेक्चर को देख के और इन नोट्स को पढ़ के आप किसी भी पेडागोजी सेक्शन के किसी भी टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो फैक्ट रूप में पूछी जाती हैं कि बताइए किसकी नज़र में कौन क्या है, वो मैंने बता देता हूँ आपको। उनके हिसाब से बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं। ये टाइटल बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एक तो ये टाइटल ही सीधा पूछ दिया जाता है कि बच्चों को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है, और इस एक टाइटल से आपको 2-3 चीज़ें भी समझ में आती हैं। पहला, वैज्ञानिक हैं। अगर ये शब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक होने के लिए ज़रूरी क्या है कि कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को जैसा है वैसा ही समझना चाहिए और उसके बाद उन पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल के एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर, एक उपसंहार पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, किसी की सुननी नहीं है, अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ये जीन पियाजे ने कहा है। इसी कारण से जीन पियाजे को हम व्यवहारवादी वैज्ञानिक या निर्माणवादी वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। ये 2 बातें भी आप याद रखेंगे। निर्माणवादी का मतलब क्या है कि तुमको किसी लॉजिक का निर्माण करना है, जैसे कि किसी लड़के का मोबाइल छुड़ा लेने पे उस लड़का किस तरह से व्यवहार करेगा। निर्माणवादी वैज्ञानिक, व्यवहारवादी वैज्ञानिक करेगा क्या, वो उसका मोबाइल छुड़ा के देखेगा और फिर देखेगा कि वो लड़का कैसे व्यवहार करता है। या फिर किसी व्यक्ति को अधिक तीखा खाना पसंद है या नहीं, ये कैसे पता करोगे, उसे अधिक तीखा खाना दे दिए तो वो कैसा व्यवहार करता है, उसके बाद तुमने निष्कर्ष निकाला। इस चीज़ को निर्माणवाद या व्यवहारवाद में बोला जाएगा। व्यवहारवाद में जनरली खुद का व्यवहार दूसरों के प्रति आता है, निर्माणवाद में दूसरों का व्यवहार देख के आप सीखते हैं। इसीलिए बच्चे दुनिया की अपनी सारी जानकारी, अपनी एक्टिविटी जो वो करेंगे ना, उससे समझ में बच्चे लेते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा है। असली में ऐसा होता है या नहीं, इससे में कोई मतलब नहीं है। जीन पियाजे के हिसाब से ऐसा था, तो आप ये याद रखेंगे। अगली बात, बुद्धि के बारे में उन्होंने कहा है कि विभिन्न चरणों के प्राकृतिक क्रम का परिणाम। इस लाइन को समझने के लिए भी 2-3 चीज़ें देखिए इस लाइन में क्या कहा है उन्होंने। पहली चीज़ तो ये कहा है कि विभिन्न चरण में बुद्धि होती है। ये नहीं है कि तुम सारी बुद्धि जितनी तुम्हारे पास है वो लेके पैदा हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि विभिन्न चरणों में, जो लिखा है ना यहाँ पे, ये जो लिखा है कि एक्टिविटी जितनी ज़्यादा करते जाओगे उतनी तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी, पर उसका जो क्रम है तुम्हारी बुद्धि के बढ़ने का वो प्राकृतिक है। अपने मन से तुम अपनी बुद्धि बढ़ा लोगे, तुम इस चक्कर में मत रहना। एक प्राकृतिक नियम है बुद्धि का, बुद्धि उसी क्रम में बढ़ती है, ऐसा जीन पियाजे बोल गए हैं। अगली बात, बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी कहा कि तुम सारी बुद्धि लेके पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारा व्यवहार और दुनिया के प्रति तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो भी डिसाइड करती है बहुत कुछ। अगला, सीखने की परिभाषा जो है लर्निंग की, अधिगम की, पियाजे ने क्या दी है कि सीखना एक संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है।
और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निर्माण होता है? पहले सरल कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। सरल कॉन्सेप्ट मतलब कि पानी बहता है, गेंद फेंकोगे तो बाउंस होती है, ये सरल कॉन्सेप्ट है। और फिर कठिन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि स्लोप पे गाड़ी धीरे कर लेनी होती है वरना फिसलने का खतरा रहता है, ब्रेक बहुत जल्दी नहीं मारने चाहिए। ये एक सरल से कठिन की ओर बढ़ना ही लर्निंग कहलाता है। और एक जो तुम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नियम बनाओगे उसे कॉन्सेप्ट मेकिंग, संप्रत्यय का निर्माण कहा जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे एज बढ़ती है वैसे बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि अनुभव बढ़ते हैं। और पियाजे के अनुसार बुद्धि और अनुभव समानुपाती होते हैं, जितना ज़्यादा हरकतें करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। अब आओ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं पे। कई सारी प्रमुख बातें, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पियाजे के विकास में जो सिद्धांत दिया है उसमें आते हैं। हम उन एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। पहला वर्ड है संगठन, इंग्लिश भी याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कहा गया है? हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ के बारे में जब तुम सोचते हो, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो, तो उस प्रक्रिया को भी तुम मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो तुम्हारी बनी होंगी उनमें सोचोगे, और तुम्हारी सोचने की प्रक्रिया उन्हें व्यवस्थित करने का एक कारण होती है, उसको ही संगठन कहा जाता है। ये तो हो गई क्लास बुक डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक। अब हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। तुम्हारी विभिन्न मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो नीचे देखो लिखी हुई हैं, संज्ञानात्मक संरचना से स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। स्कीमा क्या होती हैं? स्कीमा समझा दूं, उसके बाद संगठन समझाता हूं, क्योंकि बिना उसके समझ में आएगा नहीं। एक कोई संज्ञानात्मक संरचना होगी, जिसका मतलब है कि कोई एक क्रिया जिसमें तुम्हारा दिमाग लगता है, उसको तुम स्कीमा कहोगे। चिंतन या प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित प्रारूप हैं जो एक व्यक्ति या अपने अनुभवों के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिए बनाता है। मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं ना, गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाने के कुछ जो नियम तुमने सोच रखे हैं कि पहले जो है बैठ गए, सीट एडजस्ट किए, मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ बाय द वे, सीट एडजस्ट किए, सीट एडजस्ट करने के बाद तुम स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट किए, स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के बाद तुम ब्रेक, क्लच, सब व्यवस्था जब चेक कर लिए, उसके बाद तुम चाबी लगाए, घुमाए। जो प्रक्रिया गाड़ी चलाने की है वो जो एक प्रक्रिया है, ऐसे उसमें कई सारे स्टेप है ना, जैसे मैंने बताया कि पहले तुम क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो ये जो एक एक पॉइंट हैं, इनको तुम व्यवस्थित कर लिए हो कि पहले सर हम गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद गाड़ी की सीट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर अगला कार्य करेंगे। इस तरह से जो क्रम है, ये क्रम तुम बना लिए गाड़ी चलाने का। इस एक चीज़ को स्कीमा कहा जाता है, इस एक चीज़ को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जिसे अब तुम्हें किसी और को गाड़ी चलाना सिखाना है तो तुम उसकी व्याख्या कैसे करोगे, उसको कैसे बताओगे? तो तुम यही तरीके से तो बताओगे जैसे मैंने अभी तुम्हें 3-4 स्टेप जो पहले बताए, ऐसे ही बताओगे ना। तो इसी को स्कीमा कहा जाता है। और जैसा कि अब इधर आओ, अब तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है, तुम हो कानपुर के मेरी तरह, तुमको लखनऊ में एग्ज़ाम देने जाना है, तो पहला स्कीमा क्या है? पहला स्कीमा होगा तुम्हारा अपना सारा सामान ले लेना, जो सामान चाहिए है। सोचने की प्रक्रिया बताओ ना, तुमको एग्ज़ाम देने जाना है, उसकी प्रक्रिया कैसे करोगे? लखनऊ जाना है, तुम्हारा पूरा सामान तुमने ले लिया, फिर तुमने ऑटो पकड़ने का स्कीमा जो होता है कि यहाँ से मिलेगी ऑटो, इतने रुपए लगेंगे। फिर तुमने बस या कार, जिससे भी, जब बस से मान लो जा रहे हो तो तुमने बस पकड़ने का स्कीमा, उसके बाद सेंटर पहुँचने का स्कीमा, और उसके बाद सेंटर हॉल में घुसने का स्कीमा। उन सब में प्रोसीजर होंगे कि नहीं होंगे? सेंट्रल हॉल में घुसने का अलग स्कीमा होता है कि बेल्ट उतार के चले जाओ, कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारे भी स्कीमा में ही आएंगे ना, एक एक लाइन है उस, इनको व्यवस्थित करने का। अब तुम पहले बस के बारे में सोचे और अपना सामान रखना भूल गए तो क्या तुम्हारा एग्ज़ाम दे पाना सफल हो पाएगा? नहीं। एक क्रम में चलेगा ना, ये पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो इस क्रम को ही जब कोई व्यवस्थित करता है तो उसे संगठन कहा जाता है, ठीक है। कई सारे स्कीमा को अपने किसी समस्या के समाधान के लिए
किसी एक विशेष क्रम में रखना पड़ता है, उसी प्रक्रिया को संगठन कहा जाता है। संगठन का दूसरा ही नाम व्यवस्थीकरण है ऑब्वियसली। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है उससे मतलब नहीं है। उस अनुकूलन में जो दो बातें आती हैं उनको जोड़ के अनुकूलन बनता है, ठीक है। तो तुम पहले बातें पढ़ो। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण में सबसे पहली इंपॉर्टेंट शब्द है जोड़ना। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना। जोड़ना जब भी आए एग्जाम में तो आत्मसातीकरण करना है, ठीक है। पहली जानकारी जैसे एग्जाम्पल दिख रखा है कि कुत्ता कैसा दिखता है, तुम किसी कुत्ते को पहचानोगे कैसे? तो एक छवि तुम्हारे दिमाग में कुत्ते की बनी हुई है ना, कुत्ता ऐसा दिखता है। और दूसरी जानकारी है कुत्ता क्या खाता है। पहली जानकारी से तुम्हें कुत्ते के बारे में जो जानकारी मिली, उसमें कुत्ते के बारे में अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बस इतना ही बता पाओगे कि कुत्ता दिखता कैसा है, केवल पहली जानकारी है जब तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें कोई दूसरी जानकारी मिल गई, मैंने तुम्हें कुत्ता क्या खाता है वो भी बता दिया। अब तुमसे कोई पूछे कुत्ते के बारे में बताओ, तो अब तुमने ये जानकारी बताई मुझे और फिर ये जानकारी बताई। तो अब कुत्ते का जो स्कीमा बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में, उसमें पहले केवल एक जानकारी थी, अब दूसरी जानकारी भी जुड़ गई है। इसे ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। इन दोनों का आपस में उतना संबंध है नहीं, ये याद रखना। समायोजन होता है जब बदलना शुरू हो जाता है। बदलना, पहली जानकारी में कुछ ऐसा था जो बाद में नई जानकारी से बदल गया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन मॉडल। सबसे पहले आया बोरबरी मॉडल या डाल्टन का मॉडल, फिर आया मेंडल की आवर्त सारणी। ये सब एक एक करके आए और पिछले वाला मॉडल बदलता गया कि नहीं बदलता गया। सबसे आखिरी में क्या, वो SPDF वाला खेल चल रहा है अभी तक। तो इसी तरीके से तो बांटते हो तुम लोग। इस तरह से जो बदलना होता है उसे समायोजन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो नीचे, पहली जानकारी क्या है, कुत्ते का स्कीमा चल रहा है। अभी जानवरों का स्कीमा मान लेते हैं, चलो ठीक है, अभी तक कि जानवरों का एक स्कीमा है, ठीक है। पहली जानकारी थी उसमें कि गाय है जो घास खाती है, ओके। दूसरी, चूंकि तुमने जानवरों में डाल रखा है और तुम्हें अभी तक नई जानकारी मिली नहीं, तो तुमने मान लिया कि सभी जानवर घास खाते होंगे। गाय एक जानवर है और गाय घास खाती है, तो जो कोई अन्य भी जानवर होगा वो भी घास खाएगा। तो तुमने कुत्ते को घास डाल दी, कुत्ता घास खा ही नहीं रहा है। तो तुम्हारी जो पहली जानकारी थी कि चूंकि गाय एक जानवर है और जानवर और गाय घास खा रही है, तो जानवर भी घास खाते होंगे, ये जब तुमने कुत्ते को घास डाली तो ये जानकारी में चेंज आ गया कि सब जानवर घास नहीं खाते हैं। ये जो पहले तुम मान लिए थे कि जानवर घास खाते होंगे सारे, वो नहीं है। तो वो जानकारी अब चेंज हो गई, हर जानवर अलग अलग खाना खाता है। ये नई जानकारी मिली तुम्हें। इस तरह से इसे समायोजन कहा जाता है, ठीक है। अब आत्मसातीकरण और समायोजन को जब मिला दिए तो अनुकूलन होता है, और जब इनमें संबंध स्थापित करना होता है तो उसे साम्य धारण या संतुलन करना होता है। बेसिकली कोई तुम्हारे पास एक जानकारी का बॉक्स है, तुम्हें एक नई जानकारी मिली, अब तुम्हें इस नई जानकारी को इसमें जोड़ना है या इस जानकारी के कारण इसमें से कोई जानकारी को बदल देना है। ये प्रक्रिया संतुलन या सामधान कही जाएगी। स्कीमा में परिवर्तन करना है, किस तरीके से, उसे बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर, इसे साम्य धारण या संतुलन कहा जाता है, ठीक है। मानसिक संक्रिया, देखो मानसिक संक्रिया समझते हैं। बच्चा किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करेगा, उससे संबंधित जानकारी एकत्र करेगा जिससे समस्या का समाधान हो सके। इसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का, एग्जाम में जब भी कोई सवाल तुम सॉल्व करते हो तो उसके लिए तुम क्या नकल कर पाते हो?
क्या उसके लिए तुम्हें कोई पता नहीं आता है? नहीं, तुम्हें खुद समस्या मिलती है, तुम अपना ही दिमाग चला के उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हो एग्ज़ाम में, उसे मानसिक संक्रिया कहा जाता है। जैसे कि इसमें खुद लिखा है ना, स्वयं चिंतन करना, तो एग्जाम में खुद ही सोचते हो, उस समस्या को, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो जो चाहिए होता है वो इकट्ठा करते हो, सूत्र लिखते हो कोई तरह का, और फिर उस सूत्र का यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालते हो। इसी को मानसिक संक्रिया कहा जाता है। अगला हेडिंग, विकेंद्रीकरण या विकेंद्रण। देखो, 2-3 जो चीज़ें होती हैं एक स्कीमा में, उनको अलग अलग से सोच पाना वो बहुत ज़रूरी है, और उसी को वास्तविकता का चिंतन करना कहा जाता है, जो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। पहली जानकारी ये मेरे माता पिता हैं, दूसरी जानकारी ये मंदिर है, तीसरी जानकारी मेरे माता पिता शाम को 6 बजे रोज़ मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछना कि क्यों जाया जा रहा है मंदिर, ये मेरे माता पिता क्यों हैं, इस चीज़ को विकेंद्रीकरण करना कहा जाएगा। अगर नहीं विकेंद्रीकरण कर पाओगे तो एक फैक्ट याद हो जाएगा कि ये मेरे माता पिता हैं जो हर शाम 6 बजे मंदिर जाते हैं, बात खत्म हो गई। तुम इनको अलग अलग बांट के सोच ही नहीं पा रहे हो कि ये मेरे माता पिता क्यों हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये शाम 6 बजे ही मंदिर क्यों जा रहे हैं। ये जो अलग अलग करके सोचना है, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगली, अब शब्द मेन हो गए, अब ये शब्द अब आने शुरू होंगे, तो अब तुम लोगों को समझ में अच्छे से आता जाएगा। पियाजे हमारे आयु वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कहा है, जैसे जैसे अनुभव तुम्हारे बढ़ेंगे वैसे वैसे बुद्धि बढ़ेगी। तो उन्होंने अनुभवों को शरीर जीवन से जोड़ दिया कि तुम भाई पहले 2 साल जीवन के कितना अनुभव, उसके बाद के साल में कितना अनुभव, इस तरह से उन्होंने बांट दिया है। उन्होंने विकास की अवस्था को आयु के आधार पे, उम्र के आधार पे बांटने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने सीधा नियम लगाया, उम्र समानुपाती अनुभव। ठीक है, तो पहला हेडिंग, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, शारीरिक अवस्था, 50 नाम है। मेन बात यह है कि पहले 2 साल रहती जीवन के, और दूसरी चीज़ कि इसमें ये सारे नाम इसलिए दिए गए हैं, संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, पेशी गामक वगैरह वगैरह, कि इसमें जो भी बच्चा सीखता है अपने हाथ पैर चला के और अपनी इंद्रियां चला के ही सीखता है। शारीरिक इंद्रियां तो वही है ना, हाथ पैर, और वैसी ज्ञानेंद्रियां हैं आँख कान नाक टाइप, इन सब का जो यूज करके वो सीखेगा, वो पहले 2 साल में इसी को यूज कर पाएगा, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके भी उन्होंने 6 चरण बता रखे हैं। अब आओ इन एक एक चरणों को समझना शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये याद रखना कि केवल जो इंद्रियां हैं उन्हीं का यूज करके पहले 2 साल बच्चा सीखता है। तुम इस चक्कर में हो कि वो अपना दिमाग लगा के जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेकर कुछ नहीं सीख पाएगा ज़्यादा जल्दी, वो केवल इंद्रियों के भरोसे है। वो इंद्रियों में दिमाग नहीं आता, ये बात दिमाग में रखना। इसके 6 चरण हैं। अब 6 चरण जल्दी जल्दी समझना शुरू करते हैं आराम से। पहला 0 से 2 चलना है, देखो तो उसको हमने 6 भागों में बांट लिया इन्होंने। पहला है जन्म से 30 दिन, पहला महीना, बेसिकली जन्म का पहला महीना, उसमें बच्चा माता के साथ रहता है परमानेंट। तो और बच्चे की पहली जो व्यवस्था है वो खाने से संबंधित होती है। ठीक है, जब वो गर्भ में होता है तो माता के शरीर से पोषण लेता रहता है। अब वो आ गया है बाहर, तो पोषण के लिए ही सबसे ज़्यादा छटपटाता है। वो हर चीज़ को खाने का प्रयास करता है, कुछ भी दोगे उसे काटने, उसे मुंह में डालने का प्रयास करेगा, उसे चूसने का प्रयास बच्चा पहले 1 महीने में करता है। इसे प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहा जाता है। ये केवल नाम है, इसका कोई डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये याद रखना कि हर चीज़ खाने से संबंधित पहला 1 महीना जाता है। 1 महीने से 4 महीना, ठीक है,
जन्म के पहले 1 महीने के बाद के 4 महीने अब देखने हैं कि वो क्या करता है। प्रतिवर्त क्रिया अभी भी है, पर अब ये क्रियाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। इससे मतलब क्या है, इसमें अब वो ये समझ गया है हल्का हल्का कि 2-3 प्रक्रियाएं उसको समझ में आ गई हैं। हाथ पकड़ना, पहले वो हाथ को केवल पकड़ने के बजाय हाथ को भी तुम्हारे खाने का ही प्रयास कर रहा था। कुछ भी दिए तो अपना हाथ उसको दिए, तो अपनी उंगली उसको दिए तो उसे वो भी खाने का ही प्रयास कर। अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब वो उसे इतना अंतर आ गया है उसके अंदर कि उसे हाथ की उंगली को पकड़ना है, मुंह में नहीं डालना है। अपने माता पिता की या अपने भाई बहन की जो भी उसे खिला रहा है बच्चे को खेल नहीं खिलाए जाते हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, तो वो नहीं करना है। थोड़ा अंतर अब वो समझ चुका है, और ये अंतर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी और क्लियर होता जाएगा। तीसरी स्टेज 4 से 8 महीना, गौड़ वृत्ति प्रक्रिया। वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने पर ध्यान ज़्यादा है, जो अच्छा लगेगा वो बार बार करेगा। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, ये प्रमुख वृत्ति प्रक्रिया थी, ये गौड़ वृत्ति प्रक्रिया थी। ठीक है, ये प्रारंभिक वृत्ति प्रक्रिया है कि जो करेगा एक ही चीज़ कर पाएगा, उसके बाद उसमें थोड़ा अंतर आ गया, कुछ मेन चीज़ें हो गई, कुछ अलग चीज़ें हो गई, उसके बाद ये और कम हो गया। अब बच्चा हर चीज़ को पहले छूकर ही डिसाइड करने का प्रयास कर रहा है कि इसके साथ क्या करना है, खेलना है, खाना है, फेंक देना है, क्या करना है। और इन तीनों प्रक्रियाओं में जो से उस वस्तु के साथ अच्छा लगेगा, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ वो वही प्रक्रिया बार बार करने का प्रयास करेगा। पहले में जो 6 थी उसमें 3 हो गई, अभी अगला चौथा। 8 से 12 महीना, इसको द्वितीयक स्कीमा की अवस्था भी कहा जाता है। प्राथमिक स्कीमा जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्राथमिक सीमा अब तक चल रहा था ओवरऑल, तीनों जो इससे पहले 3 स्थितियां थी ना, प्रतिवर्त क्रिया, प्रमुख प्रतिवर्त क्रिया और गौड़ प्रतिवर्त क्रिया, उन तीनों में बटा हुआ था। ये एक सेक्शन पूरे को कहा जाता है द्वितीयक स्कीमा की अवस्था। ठीक है, इसमें बालक करता क्या है, उद्देश्य और उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना शुरू कर देता है। वयस्कों द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। स्कीमा का सामान्यीकरण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा का सामान्यीकरण किसमें होता है, पहला संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय पेशी अवस्था में होता है, जो एक बड़ी हेडिंग है, और उसके अंदर जो द्वितीयक स्कीमा की अवस्था है उसमें होता है। स्कीमा का सामान्यीकरण किस साल किस उम्र में होता है, तो 8 महीने से 12 महीने में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, वयस्कों के कार्यों का अनुकरण करना शुरू कर देता है, उसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। उसके बाद के 6 महीने 12 से 18 महीने, इसे तृतीय वृत्ति प्रक्रिया कहेंगे। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर, किसी वस्तु को चेक करना है कि उस वस्तु में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करके सीखेगा। जैसे तुम उसको गेंद पकड़ा दिए, तो गेंद क्या क्या कर सकती है, वो पहले गेंद को खा के देखेगा, नहीं खा पाएगा तो वो सीख जाएगा कि इसको खाना नहीं है। फिर उसके बाद वो गेंद को दबा के देखेगा, अगर गेंद रबड़ की तो शायद दब जाए, लेकिन उसमें ताकत तो ज़्यादा होगी नहीं, 12 से 18 महीने का है, तो उससे वो डिसाइड करेगा। फिर वो गेंद को फेंक के देखेगा, फिर वो गेंद को लुढ़का के देखेगा, कई सारी प्रक्रियाएं करके वो समझेगा कि गेंद के साथ करना क्या है। और ये सारी प्रक्रियाएं वो क्यों कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि इस उम्र में उसमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, बच्चे में उत्सुकता बहुत बढ़ गई है 12 से 18 महीने में। और जो लास्ट स्टेज है, पहली स्टेज की लास्ट स्टेज 18 से 24 महीने की, इसमें बच्चा क्या करता है, ठीक है, मानसिक सोच या संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ठीक है, बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वस्तु स्थायित्व का गुण, जो सामने नहीं हो उसके बारे में सोचना, लक्ष्य निर्देशित कार्यों की शुरुआत करना। इसमें ये जो हिस्सा है
6 ये बस इतने भर में होगा और ये पूरे की बात मानी जाती है। तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, ये तो देखो तुम बड़े आराम से पढ़ सोच सकते हो, 2 साल का होने जा रहा है तो भाई दिमाग चलाना थोड़ा तो शुरू कर ही देगा, चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर ही देगा कि खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, चाहिए कब है, या पॉटी लगी है, इस तरह की विभिन्न चीज़ें उसके दिमाग में लगभग 2 साल की उम्र तक आने लगती हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है, उसको कब किस खिलौने से खेलना है वो ये तुम्हें अब समझा पाएगा। जैसे कि मुझे गेंद चाहिए तो शायद हाथ बढ़ा के अपनी तुमको समझाने का प्रयास करे या कुछ बोले गेंद या वो बॉल, ऐसा कुछ भी करने का प्रयास करके वो तुम्हें बताएगा कि उसको बॉल चाहिए। और जब तुम उसे मान लो बॉल के बजाय कोई खिलौना गाड़ी दे दिए तो वो कहेगा, वो तुम्हें बताएगा कि ये खिलौना गाड़ी है, ये बॉल नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में उस गेंद की, उस बॉल की छवि बनी हुई है और उसको वही छवि वाली गेंद या बॉल चाहिए। इसे वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। लक्ष्य निर्देशित तो कार्यों की शुरुआत हो ही गई है। जैसे कि मैंने अभी कहा उसका लक्ष्य है गेंद से खेलना, तो अगर उसको खुद मिलने पाएगी तो वो खुद ले लेगा, नहीं तो वो तुमसे बोलने का प्रयास करेगा, तुमसे गेंद मांगेगा। तो उसका लक्ष्य था गेंद और उससे उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने विभिन्न प्रक्रियाएं की, या तो खुद ढूंढी या फिर तुमसे मदद मांगी। ये एक प्रक्रिया ही तो है, इसे ही लक्ष्य केंद्रित कार्य कहा जाता है। अब आओ अगली हेडिंग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की जो चलती है। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, अब आओ प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में 2 से 7 चलेगी है तो उसको भी 2 भागों में बांट लिया है, 2 से 4 साल और फिर 4 से 7 साल। ठीक है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में देखो शब्द है प्राक और संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के पहले की अवधि प्री कॉन्सेप्चुलाइजेशन पीरियड, इसमें बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। ये शब्द बहुत ज़रूरी याद रखना। मैं देखो ये जानबूझ के कठिन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कठिन शब्द ही लिखे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ सरल शब्द लिख देता हूँ तो मैं सरल शब्द बता देता, पर एग्जाम में जब कठिन आते तो तुम कंफ्यूज हो जाते और मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कठिन शब्दों को लिखूँगा, समझाते हुए मैं तुम्हें समझाता जाऊँगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। इसमें बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने का लगे कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी चीज़ के लिए कैसे किया जाता है। चलो अब ये बात क्या मतलब है वो हम समझाते हैं। सूचकता के प्रकार भी नीचे 2 लिखे हुए हैं, संकेत और चिन्ह। उसका मतलब क्या है? सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगे कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा व चिंतन किसी चीज़ के लिए कैसे किया जाता है। सूचकता के 2 प्रकार हैं, संकेत, चिन्ह। संकेत का मतलब होता है किसी ठोस वस्तु का मानसिक चिंतन। जैसा कि मैंने अभी गेंद के बारे में बोला, तो उसके दिमाग में गेंद की छवि बनी हुई है ना। जैसे माँ की आवाज़ सुनेगा तो माँ की छवि भी दिमाग में आ जाएगी। और दूसरा होता है वस्तुओं, घटनाओं का अमूर्त चिंतन। अब देखो सूचकता संकेत उसमें करोगे जब तुम वस्तु का मानसिक चिंतन करोगे। मानसिक मतलब सामने रखी वस्तु तुमने देखी हुई, उसका मानसिक चिंतन, अमूर्त चिंतन तुमने कर लिया। अब जब मैं तुम्हें अमूर्त चिंतन बताऊंगा तो ऐसी वस्तु को बताऊंगा जो तुमने कभी देखी ही ना हो, पर उससे संबंधित कोई चीज़ तुमने देख रखी है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, तुम 2 साल के बच्चे हो या तुम 2 से 4 साल के बीच के बच्चे हो, मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने अपने भाई को एक गेंद मारी, तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने कौन सी गेंद मारी, परंतु तुम्हारे दिमाग में गेंद शब्द सुन के ये दिमाग में एक गेंद की जो छवि है वो बन चुकी। तुम गेंद शब्द का मतलब समझ गए हो। तो गेंद जो ऑब्जेक्ट है, गेंद शब्द उस ऑब्जेक्ट का चिन्ह के तौर पे कार्य कर रहा है ना, कि इस ऑब्जेक्ट को हम गेंद बोलते हैं। ठीक है,
उसे चिन्ह कहा जाता है। और जब तुम ये कर लेते हो, जब आप ये कर लेते हैं तब जो है संकेत और चिन्ह मिलके सूचकता बन जाते हैं। तुम अपनी गेंद सोचोगे तो वो संकेत है, किसी और गेंद के बारे में सोच सकते हो तो वो चिन्ह है, और ये दोनों मिलके सूचकता बनाते हैं। ठीक है, अगला, ये कब हो रहा है? 2 से 4 साल में। 2 से 4 साल में इस 4 साल में एक लाक्षणिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। पहले किसी काम को अनुकरण द्वारा समझे और फिर खेल प्रकृति को उसके द्वारा किए। जैसे कि मैं गेंद से खेलना तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? मैंने तुम्हें गेंद फेंकी, तुमने गेंद पकड़ ली, तुम बच्चे हो, फिर तुमने मुझे गेंद फेंकी। इस तरह से कैच कैच खेल रहे हैं। तो कैच कैच खेलना एक लाक्षणिक कार्य माना जाएगा, क्योंकि तुमने पहले गेंद मैंने जैसे फेंकी वो देख के तुमने उससे सीखा गेंद फेंकना, और अब तुम भी फेंक रहे हो, तो उसे ही लाक्षणिक कार्य कहा जाएगा। अब ये जो अवधि है प्राक संप्रत्यय वाली, प्राक संप्रत्यय जो है, पूर्व संक्रियात्मक में जो 2 भाग थे उसमें जो प्राक संप्रत्यय है उसकी 2 सीमाएं समझो। पहली है जीववाद, उसे जिंदा और मुर्दा वस्तुओं में कोई पता नहीं चलेगा। जैसे कई बच्चे अपनी गुड़िया को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, गुड़िया को खाना खिला रहे हैं, किसी डॉल को पीट रहे हैं, फेंक रहे हैं जैसे उसे लग चोट लगेगी। इस तरह की जो हरकतें हैं, तो सजीव निर्जीव अंदर तो पता नहीं है ना कि गुड़िया को खाना खिलाया जा सकता है, कुछ पता नहीं। तो इस चीज़ को जीववाद बोला जाता है। जब आप सजीव और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग और अनलिविंग, नॉन लिविंग या डेड वस्तुओं में अंतर ना कर पाएँ। और दूसरा गुण है अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता, जो भाषा में भी आएगा आगे चल के। इसमें बच्चा खुद से बात करना शुरू कर लेता है, अपने विचारों में ही मगन रहता है। तुम कुछ भी बोलते रहो, उसको पता लगा वो कुछ और ही सोच रहा है, तुमसे तुम्हारी सुन ही नहीं रहा है। उसे अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता कहा जाता है। उसके विचार उसके लिए सर्वोपरि हो जाते हैं, सब उसके जैसा ही सोच रहे हैं। तो जब वो कुछ कहता है, तो जब तुम नहीं मानते हो तो वो रोने लगता है, चिल्लाता है, टेंट्रम थ्रो करता है। इसे ही अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता का गुण कहा जाता है। अब जो प्राक संप्रत्यात्मक विधि जो अवधि थी पहली 2 से 4 साल की, 2 से 7 साल में जो 2 से 4 साल थी वो समझ ली। अब 4 से 7 समझो, अंतर्दर्शी अवधि कहा जाता है। इसमें देखो बच्चा क्या 5 या 6 में जब होता है जनरली, तब से स्कूल शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल क्रियाओं की गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संख्याओं की व्यवस्था शुरू हो जाती है उसके दिमाग में, ठीक है। पर ये सब अभी बिना नियमों को समझे हो रहा है। 1 + 1 2, इस टाइप की हल्की चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें तर्क का कोई क्रम नहीं है। तर्क का क्रम समझते हो? 2+ अभी तर्क का क्रम नीचे सीमाओं में समझ में आ जाएगा ना। उसमें क्या है, अनुक्रमता जो होता है ना कि 6 + 2 = 8 है, तो 8 - 2 6 होगा या नहीं ये पता नहीं चलेगा। तो उसके तर्क का कोई क्रम नहीं है। अगर उसे जोड़ना घटाना अलग से आते हैं तो हर बार अलग विधि का यूज करके, जो विधि उसकी है उससे वो सॉल्व करेगा। ये नहीं बोल देना है कि ये दिया है और ये पूछ दिया है तो वो इसका यूज करके, इस जानकारी का यूज करके इस सवाल को नहीं लगाएगा। उसे जैसे घटाना आता है वो वैसे घटाना सीखेगा, ठीक है। इसलिए इसे ही एक अनुक्रमता कहा जाता है कि वो जो उसके कॉन्सेप्ट है जोड़ और घटाना एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वो उल्टा नहीं कर पा रहा है। पलटावी जो दिमाग है वो नहीं बना है उसका, ठीक है। इसीलिए इसमें तर्क का कोई क्रम नहीं है। सीमाएं समझो अब इस दूसरे वाले की, जो ओवरऑल 2 से 7 की सीमाएं भी बन जाएंगी। पहला प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, किसी एक शब्द, वस्तु, प्रक्रिया के जरिए कोई और बात कहने का गुण होता है। देखो बच्चे के पास बहुत सारी अपनी वोकेबलरी, शब्दावली आई नहीं है, तो उसके दिमाग में जो जो चल रहा है वो उसे कुछ ही शब्दों के द्वारा समझा पाएगा, ठीक है। उसे हंसना या रोना, कुछ जो प्राइमल चीज़ें हैं उतना ही आता है अभी। तुम उससे कॉम्प्लेक्स बातों की एक जो कॉन्वर्सेशन है उसकी उम्मीद मत करना।
तो जैसे कि वो कोई चीज़ उसे कष्ट दे रही है या नहीं दे रही है, इसी में बांट पाएगा। ऐसे नहीं समझा पाएगा कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया जिससे मुझे भूख लगी, उसका जिससे मुझे पेट में दिक्कत हुई, भूख लगी, जिससे मेरा गला सूख गया है, मुझे शरीर में हल थका, ऐसा कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है, बात खत्म। इतना ही बता पाएगा वो, उसके कारण में नहीं घुस पाएगा। तो वो कुछ ही शब्दों के जरिए अपनी सारी बात कहेगा। इसे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। कुछ प्रतीक हैं, कुछ शब्द हैं जो हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, हर चीज़ को बताएंगे। ठीक है। प्रतीकात्मक खेल भी होंगे। राजा गुड्डे गुड़िया में राजा रानी का खेल करते हैं, दो सेनाओं का युद्ध करवाते हैं। सुपर हीरो की पिक्चर देख लिए तो सुपर हीरो जैसे बनने का प्रयास करते हैं। नहीं, शक्तिमान देख लिए तो अब शक्तिमान की तरह उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी इसी में आता है, प्रतीकात्मक खेल। इसकी जो सीमा है ये 2 से 7 के बीच में होता है। अनुत्क्रमिता, ये तो अभी बता ही दिए। केंद्रीकरण, एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। गेंद जैसे तुम खेलना सीख गए हो, तो अब गेंद तुम इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं कर पाओगे। कोई तुमसे ये कहे कि अब गेंद का यूज तुम किसी और चीज़ के लिए भी करो, तो वो नहीं हो पाएगा। एक ही विशेषता हमें पता है कि गेंद फेंको तो बाउंस होती है, बस हम उसी विशेषता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब उसके संरक्षण की कमी। कई बार तुमसे एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम बच्चे को जो है 1-2 बराबर साइज के गिलास हैं, उनमें दोनों पानी भर दिया है। ठीक है, बराबर एक गिलास को हमने पतीले में भर दिया और एक गिलास को परखनली में। फिर बच्चे से पूछा कि अब बताओ किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बोल दिया कि सर या तो पतीले में ज़्यादा कुछ बोल देंगे बच्चे, या कुछ परखनली बोल देंगे, जबकि पानी दोनों में बराबर होगा। इसको ये जो पहचान नहीं पाए बच्चे, उसे ही संरक्षण की कमी कहा जाता है। आकार बदलने पे आयतन ना बदलना ही सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये 2 से 7 में होता है। 2 से 7 में भी उसकी जो अंतर्दर्शी अवधि है उसमें होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना आपने। अब आओ तीसरी, 4 अवधि बताई ना, पहली तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 भी है, 11 भी है। अलग अलग वैज्ञानिक कुछ बाद में 12 बोल रहे हैं, कुछ 11 बोल रहे हैं, किताबों में अलग अलग छपा हुआ है। अब हम पियाजे से डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते, तो तुम 7 से आगे चलना 11-12 तक। इसमें मूर्त चिंतन आ गया है। मूर्त चिंतन का मतलब होता है वो जो क्वेश्चन था ना कि 2 बराबर गिलास हैं, एक को तुम पतीले में भर दिए और एक को परखनली में, वो व्यवस्था अब यहाँ दूर हो गई। अब वो समझते हैं कि नहीं, पानी दोनों में बराबर ही बराबर है। किसी वस्तु के गुणधर्म समझने की शक्ति उनमें अंदर आ चुकी है। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस जगह पे होता है उसे कहते हैं आगमनात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन तो समझिए गए, नाम में ही मूर्त है इसके। मूर्त मतलब वो जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे वो मूर्त, जो महसूस करा जाए वो मूर्त, जो सोचा जाए वो अमूर्त। ठीक। आगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो मैं 5-6 उदाहरण मैंने दिए, गेंद को फेंको, गेंद को फेंको, गेंद को फेंको, 5 प्रकार की गेंदें दी। तुमने उससे नियम बना लिया है कि जो गोल चीज़ें होंगी उनको लुढ़काना सरल है। 6-7 गेंदें दी, उनको लुढ़काने का प्रयास किया, तुमने अच्छे से लुढ़क गई। और 6-7 तुम्हें मैंने ईंटें दे दी, उन्हें लुढ़काने का प्रयास किया, उनमें से कुछ नहीं लुढ़का। तो इन दोनों चीज़ों तुम कुछ समझ गए कि जो गोल चीज़ें होंगी उन्हें लुढ़काना सरल है। तो ये जो नियम तुमने बनाया है ये उदाहरण से बनाया है, कई सारी गेंदें लुढ़का के बनाया है। इसे ही आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। अब इस अवस्था के गुण समझो। जैसा कि मैंने अभी कहा, मूर्त चिंतन में वो जो साइज वाला दिक्कत था कि पानी तुम पतीले में भरो चाहे परखनली में बराबर रहेगा, वो उसे संरक्षण कहा जाता है, वो आ चुका है।
उत्क्रमिता का गुण आ चुका है। अब वो लॉजिक समझ चुका है कि 6 + 2 8 है, तो 8 + 2 8 - 2 6 हो जाएगा, सीधा यहीं से लगा देगा, अलग से घटा के नहीं सोचेगा वो। ठीक है, अनुत्क्रमिता लिखा था वहाँ, यहाँ उत्क्रमिता लिखा है। इसीलिए केंद्रीकरण लिखा था कि केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है कि गेंद बाउंस होती है। अब वो अनेक पहलू पे भी समझता है कि लुढ़का सकते हो, लुढ़क जाती है क्योंकि गोल है, वगैरह वगैरह। पंक्तिबद्धता, विकेंद्रीकरण में गेंद से ये भी समझ सकते हो कि जैसे कोई गेंद कितनी पिचक रही है दबाने से, वो भी विकेंद्रीकरण में ही आएगा कि इस तरह की गेंद होती है रबड़ की, जल्दी पिचक जाती है, प्लास्टिक की गेंद देर में पिचकती है, इस तरह से भी वो अंतर कर लेता है। पंक्तिबद्धता क्या होती है? आरोही अवरोही। बेसिकली आरोही अवरोही में रखने का गुण किस टाइम पे आया है? 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आरोही अवरोही का गुण आ चुका है। वर्गीकरण, बिना आरोही अवरोही में रखना मतलब वर्गीकरण। ऑब्वियसली ना, तुम कम ज़्यादा में बांट ली, तुलना करके ही तो आरोही अवरोही में रखोगे, तो वो उसे वर्गीकरण कह दिया जाएगा। जैसे कि 2 सेब और 2 टमाटर दे दिए गए हैं, तो तुम उनको अलग अलग करके बांटना सीखे कि ये 2 सेब हैं और ये 2 टमाटर हैं। इसे वर्गीकरण कहा जाता है, कैटेगराइजेशन। अब इसकी सीमाएं समझो। विकेंद्रीकरण जो मैंने अभी बोला है ना कि गेंद पिचकना वगैरह वगैरह, वो सीमित ही है, इतना भयानक नहीं है कि अब तुम गेंद की सारी प्रॉपर्टी समझ जाओ कि ये गेंद ठोस है कि खोखली है वगैरह वगैरह, इस गेंद का निर्माण कैसे हुआ है, इस गेंद को गर्म करें तो क्या हो, इतना चीज़ नहीं सोच पा रहा है बच्चा अभी। ठीक है। और दूसरी चीज़, इस प्रक्रिया को हम मूर्त संक्रियात्मक बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमूर्त तो होगा नहीं कुछ, तो वही बात इसकी लिमिटेशन है कि इस प्रक्रिया में अमूर्त कुछ भी नहीं है अभी तक। अब चूंकि अमूर्त कुछ नहीं है तो अमूर्त अगली वाली में होगा, जो सामने दिख रहा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहा जाता है जो 11 या 12 वर्ष से आगे शुरू होती है। ठीक है। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? पहली चीज़, अमूर्त चिंतन। अमूर्त का मतलब कि जो चीज़ नहीं है वो भी सोच पाना, जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में सोच पाना। तुम बाजार में खड़े हो, फिर भी तुम घर में जो तुम्हारे खिलौने रखे हैं उनके बारे में भी सोच पा रहे हो, उनके बारे में भी बता पा रहे हो। कि जैसे तुमको रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए बच्चे को, फिर वो से बताता नहीं है मेरे पास ये वीडियो गेम रखा है, वो क्या, तो वो सोच कैसे लिया? उसके सामने तो रखा नहीं है, फिर भी वो सोच लिया है ना, उसे ही अमूर्त चिंतन कहा जाएगा। तार्किक चिंतन भी शुरू हो जाएगा। निगम आगमनात्मक चिंतन मैंने अभी बताया था कि 5-6 गेंदें लुढ़का के तुम ये सीखे कि गोल चीज़ें लुढ़कती अच्छे से हैं। इस स्थिति में निगमनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। तुम बच्चे को सीधे नियम सिखा सकते हो और उसके बाद भी उदाहरण बता सकते हो। जैसे मैं तुम लोगों को पहले नियम ही पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बच्चे का एग्जाम्पल दे देता हूँ गेंद का वगैरह वगैरह। पहले तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, उसे निगमनात्मक पढ़ाने का तरीका ही बोला जाएगा। सुव्यवस्थित सोच शुरू हो जाती है कि कोई समस्या होगी तो तुम उस समस्या को सॉल्व करने का तरीका सोचोगे और उसके बाद उस तरीके को लगाओगे। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित चिंतन कहा जाता है, वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। विकेंद्रीकरण जो पूर्ण रूप से विकसित पिछड़ी में नहीं हुआ था, इसमें हो चुका है। और 12 साल के बच्चे के बाद सबके सब जो है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे आने की प्रबल इच्छा से मरे जाते हैं। सबको अधिक से अधिक लाइक चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मेरी इज्जत करे, दुनिया मुझे पसंद करे, इस तरह की मानसिकता और आ जाती है। उसे किशोर अहम केंद्रितता कहा जाता है, पॉपुलर होने की इच्छा को। अब इतना जो तुम अभी समझे, हल्का हल्का एक बार समझ लो जल्दी जल्दी। पियाजे हमारे देखो 4 बातें भूल गए। पहली संवेदीगामक होती है जिसमें केवल हाथ पैर आँख कान नाक चल रहे हैं। दूसरी वाली पूर्व संक्रियात्मक होती है जिसमें भाई सूचकता आ जाती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत ये प्रतीकात्मक खेल वगैरह वगैरह, अंतर्दृष्टि आ जाती है, जोड़ घटाना गुणा भाग। और इसमें कई समस्याएं हैं, केंद्रीकरण की दिक्कत आती है, अनुत्क्रमिता की दिक्कत आती है, संरक्षण की दिक्कत आती है, प्रतीकात्मक की दिक्कत आती है। ये दिक्कत अगली में दूर हो जाती है, संरक्षण भी आ जाता है, उत्क्रमिता आ जाती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है, वर्गीकरण आ जाता है।
और आखिरी वाली में तो अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, सही गलत का सोचने लगता है। फिर 12-13 साल के बच्चे तो भाई इसी मोड में रहते हैं ना, ये गलत वो गलत, है कि नहीं। 12-13 साल मतलब अब बच्चा जो है 7-8 में आ गया है, कक्षा 5वीं पास हो चुका है बच्चा, कक्षा 6-7-8 के बच्चे आ रहे हैं अब इसमें। अब इस पूरी जानकारी को यूज कैसे करोगे? तुम इतना पढ़े हो तो इसका यूज करके बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? तो पियाजे बोल गए हैं कि देखो, बच्चे को अनुकरण या खेल विधि से पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे व्यवहार या अनुभव से ज़्यादा सीखते हैं। तो अनुकरण करोगे तो तुम्हारा व्यवहार देख के वो सीखेंगे, और खेल के सिखाओगे तो उनके अनुभव बढ़ेंगे, है कि नहीं। तुम्हारा व्यवहार उन्हें अनुकरण करवाएगा और उनका खुद का व्यवहार उन्हें अनुभव बढ़वाएगा खेल विधि से। तो अनुकरण या खेल विधि पियाजे ने कहा जरूरी है। दंड मत दो बच्चों को, ये बोल गए पियाजे। बच्चों को मोटिवेट करना ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। जैसा कि अभी मैंने कहा, व्यवहार में और अनुभव भी ज़रूरी है। तो करके सीखोगे जितना तो उतना ज़्यादा अनुभव होगा, जिसे निर्माणवाद कहा जाता है। निर्माणवाद जैसे मैंने अभी बताया था लेक्चर के शुरू में, कि जो अपने खुद के नियम बनाते हैं अनुभवों के द्वारा, उसे निर्माणवाद कहा जाता है। बार बार मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगा के तुम समझे कि गर्म चीज़ों पे हाथ नहीं लगाना है, हाथ जल जाता है। तो तुमने जो कॉन्सेप्ट बना लिया कि गर्म चीज़ों पर हाथ नहीं लगाना है, उसे निर्माणवाद कहा जाएगा। समस्या समाधान विधि से पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब कि किसी कॉन्सेप्ट को समस्या और समाधान के कॉन्सेप्ट में बांटो। जैसे कि जब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि डाल्टन का मॉडल ये था और उसमें ये चीज़ें थी, तो शायद तुम ना समझो। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि उस समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कैसे है, तब डाल्टन ने एक बात बताई कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह सकता है। तो ये एक समस्या और समाधान के तरीके से पढ़ाना हुआ। अगली चीज़, बुद्धि जन्मजात नहीं है, इसीलिए बुद्धि को उनके व्यवहार से नापो। सामूहिक छोटे समूहों में बांट दो 1-2 विद्यार्थी के, और उनसे एक्टिविटी करवाओ जिससे उनका अनुभव बढ़े। बच्चों के दिमाग को खाली मत समझना, बस वो वयस्कों से अलग है। बच्चे खाली नहीं हैं दिमाग से, वो वैज्ञानिक हैं। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है? हमारे पियाजे समाज और सांस्कृतिक प्रभाव, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई तुम्हारी। चिंतन उन्होंने केवल आयु के आधार बांट दिया है कि 0 से 2 साल में ये होता है, 2 से 7 साल में ये होता है, 7 से 11 से 12 साल में ये होता है, और 12 साल के बाद ये होता है। तो ये बहुत ही हल्का विचार लगता है। उम्र के हिसाब से कैसे बांट दिए तुम? और तुम उम्र के हिसाब से अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो 5 साल का या 10 साल का जो अमीर घर का बच्चा है, अंबानी का लड़का है, अडानी का लड़का है, वो 10-12 साल के जो गरीब आदमी का लड़का है, रिक्शा वाले का लड़का है, उन दोनों की बुद्धि पर एक जैसी होगी क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो किसी को कैसी सुविधाएं मिली हैं उसके घर में, वो भी तो उसकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। ये बात पियाजे ने देखी, बोली नहीं, इसलिए उनकी बहुत आलोचना हुई। अब पियाजे का एक, मैंने बोला था ना कि पियाजे के 3 सिद्धांत मुझे बताने हैं। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषा। तो उसमें संज्ञानात्मक हो गया है। अब पढ़ेंगे हम नैतिक विकास। पियाजे ने लिखी एक बुक 1932 में, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें उन्होंने जो नैतिक विकास बताया उसको हल्के हल्के समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जाम में उससे संबंधित जरूरी प्रश्न जो आते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पियाजे ये बोल गए, जैसे कि हमारी बुद्धि का निश्चित क्रम था ना, ऐसे ही नैतिक विकास का भी एक निश्चित क्रम है। ठीक है। और नैतिक विकास की उन्होंने जो परिभाषा दी वो ये है कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व व स्वतः फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें परिवर्तित या परिमार्जित करते हैं। ये वो बड़ी बेफालतू प्रक्रिया है। अब मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि वो बोल क्या गए। पियाजे देखो बोल गए कि नैतिक विकास जो है, पहली चीज़ तो बच्चे जैसा अपने वातावरण के साथ क्रिया करेंगे
और उसमें अपने हिसाब से जो चेंज करेंगे वहाँ से पैदा होगा। एक चीज़ तो ये दिमाग में भर लेना। पर स्वतः फूर्त प्रत्यय, वातावरण को देख के वो जो खुद के कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, खुद के कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उनमें चेंज लाएंगे, उससे नैतिक विकास बनेगा। अभी जो आलोचना मैंने बोली थी ना समाज और संस्कृति की, वो यही तो है। पियाजे बोल रहे हैं कि बच्चे खुद के कॉन्सेप्ट बना के सीखेंगे। तो तुम चक्कर में हो कि तुम उन्हें सिखा दिए कि सच नहीं, सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। तुम पिताजी बने रहो, चाहे माताजी बने रहो, चाहे शिक्षक बने रहो, अगर बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि सदा सच बोलो, खुद का कॉन्सेप्ट उसने बना लिया, तो ठीक है। खुद का कॉन्सेप्ट बनाना है। पियाजे के अनुसार नैतिकता 3 प्रकार की है। नैतिकता के स्तर 3 हैं, जो विभिन्न अभी जो 4 अवस्थाएं मैंने तुम्हें नहीं बताई, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 12 और 12 से आगे, इन 4 में जो 50 चीज़ें होंगी उसमें बस 3 ही नैतिकताएं हैं। उन 3 का विवरण अब पढ़ते हैं, ठीक है। पहली है नैतिक यथार्थता। इसे विषम या विवशता की नैतिकता भी कहते हैं। विवशता की नैतिकता से इसलिए कहा जाता है कि इस हिस्से में जिसके पास केवल यथार्थ नैतिकता है, नैतिक यथार्थता का गुण है या यथार्थ नैतिकता है, वो बेचारा खुद का कुछ नहीं सोच पा रहा, उसे दूसरों की बात भी मानने का अकल है, अपना दिमाग लगा ही नहीं पा रहा है। परिवार या शिक्षक की हर बात मानो, वही सत्य है। जनरली 2 साल तक के बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि खुद तो पता है नहीं कुछ। खाने के लिए भाई जिन पर निर्भर हो उन्हीं सुनोगे, ठीक है। तो परिवार या शिक्षक की हर बात मानी जाती है। इस मामले में गलत काम करना नहीं है, माँ बाप से या भगवान से उसकी सजा मिलेगी। ऑब्वियसली तुम्हारी नज़र में गलत काम वो है जो माँ बाप सजा दें, वो नहीं जो तुम्हारी नज़र में गलत हो। खुद का दिमाग है ही नहीं। माँ बाप जो बोल दें कि ये मत करो तो वो नहीं करना है। बच्चे की खुद की कोई इच्छा या मानसिकता है ही नहीं इस समय, ठीक है। इस समय जो भी बच्चे के दिमाग में चल रहा है वो 2 ही चीज़ों से चलेगा। एक तो बच्चे की बौद्धिक संरचना कैसी है, न्यूट्रिशन पोषण स्तर कैसा है, दिमाग कितना विकसित हुआ है गर्भावस्था में, वो सब, और वातावरण कैसा रह रहा है। अगर भज्ज गरीबी में रह रहा है तो अलग प्रकार का उसे अनुभव मिलेगा, बहुत अमीरी में रह रहा है तो अलग अनुभव मिलेगा। ये वैसे स्रोत जो है हर स्तर के होते हैं, केवल स्तर की बात नहीं है। खुद की मानसिकता नहीं है, जो माँ बाप बोल दिए वही सत्य है। दूसरे प्रकार की नैतिकता है नैतिकता समान नैतिकता या नैतिक समानता। इसमें सहयोग की प्रवृत्ति आ जाती है। समानता या विनिमय संबंधों पर बनने वाली लगती है और खेल के नियमों का पालन करना होता है। मतलब क्या है, 2 बच्चे आपस में जो व्यवहार अब सीखेंगे करके एक दूसरे से, वो जो नैतिकता आएगी उसे नैतिकता समानता बोलेंगे। अगर इस बच्चे ने इसे मारा तो ये भी इसे मारेगा क्योंकि तुमने मुझे मारा है। अगर इस बच्चे ने आज इस बच्चे को पेंसिल दे दी तो कल को अगर ये बच्चा मांगेगा तो ये भी पेंसिल दे देगा। इसलिए नहीं देगा कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, कोई कठिनाई में हो, ऐसा कुछ नहीं। इसने मेरी मदद की थी, मैं इसकी मदद करूँगा। पूरी तरह से विनिमय संबंध है ये। और खेल के नियमों का पालन करना होता है। इसीलिए कोई खेल के नियम तोड़ता है तो सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, ए तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ये वो बर्फ पानी या छुपन छुपाई में खेल जो होता है खेल। और आखिरी होता है बड़ों का गुण, किशोर अवस्था में जब आ जाता है बच्चा, थोड़ा 15-16 साल का टाइप हो जाता है, तब नैतिक सापेक्षता या सापेक्ष नैतिकता आ जाती है, जिसमें बच्चा अपने दिमाग से सोचता है जो हमारी नज़र में गलत है वो गलत है, दुनिया क्या सोचती है हमको कोई मतलब नहीं, भगवान क्या कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं, हमने जो सोच लिया है सो सोच लिया है, केवल हम ही उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह की नैतिक सापेक्षता हो जाती है। आदर्श और नियमों का पालन खुद से होगा, चाहे तुमने आदर्श सिखाए हो चाहे उसने खुद आदर्श बनाए हो, पालन अब वो खुद करेगा।
नैतिकता के नियम खुद बनाएगा। स्वायत्तशासी में होता है, सहयोगात्मक में होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया करता है। लड़कियों के बाथरूम में नहीं जाना है, ये सामाजिक अंतःक्रिया है और एक सहमति बनी हुई है। तो माइंड जर में ये सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे नैतिक सापेक्षता कहा जाता है। और ये जो 3 नैतिकताएं हैं ये कहाँ कहाँ आती हैं, अब वो देखो। संज्ञानात्मक था इनका 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे, ठीक है ना। अब नैतिक विकास में ये क्या बता रहे हैं, 0 से 5, 5 से 8, 9 से 13 और 13 से 18। 0 से 5, 5 से 8, 9 से 13, 13 प्लस, ऐसा कर दो। उसमें 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 12 और 12 से आगे था। इसमें है 0 से 5, 5 से 8, 9 से 13 और 13 से आगे, ठीक है। अब समझना शुरू करते हैं कि किस प्रकार की। तो पहली उनने अवस्था बताई है प्रतिमाहीनता, 0 से 5 वर्ष। सामाजिक बंधन, कानून या प्रतिबंध से अनभिज्ञता। बालक के व्यवहार का मुख्य आधार सुख दुख का भाव होता है। तुम ये बेस्ट बात दे दो। प्रतिमाहीनता का मतलब है पहले 5 साल जो भाई उसे सुख लगेगा वो करेगा, जो दुख लगेगा वो नहीं करेगा। 5 साल तो वो इस मोड में रहता है, ठीक है। ना उसे समाज के नियम पता है, ना कानून पता है, ना कुछ प्रतिबंध पता है। जो अच्छा लगेगा वो होगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं होगा। दूसरा, परायत्त स्वायत्ता सत्ता, विषम नैतिकता, 5 से 8 वर्ष। ये शब्द बहुत जरूरी है याद रखना, परायत्त सत्ता, विषम नैतिकता। 5 से 8 वो दूसरों की ज़्यादा सुनेगा, क्योंकि अब वो स्कूल में भी मिल चुका है बच्चों से, माँ बाप की बात सुनने का भी समझ में आ गया है। तो 5 से 8 वो नियम बहुत फॉलो करता है, नियमों को मानता है, क्योंकि वही जो अभी व्यवस्था की नैतिकता, जो पहली स्थिति बताई थी ना कि नहीं मानोगे तो पेले जाओगे, पिटोगे बुरी तरह से, माँ बाप मारेंगे, शिक्षक मारेगा, उस कारण से नियमों को मानना होता है। राष्ट्रगान के समय खड़े रहना है, क्लास में शोर नहीं करना है, टीचर बोले तो खड़े हो जाना है, इस तरह की जो बातें हैं जिसको तुम नहीं मानोगे तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा कोई तुम्हारा, लेकिन ये नहीं मानोगे तो दंड भी तो मिलेगा। उस दंड से बचने के लिए विवश होकर निराश होकर वो बात दूसरों की मानता है। और जब कोई और गलत करता है तो उसे रोकता भी है वो, क्योंकि उसके हिसाब से न्याय सब जगह व्याप्त है। बुरा करोगे तो भाई पाप चढ़ेगा। इस मानसिकता को परायत्त सत्ता या विषम नैतिकता कहा जाता है। 5 से 8 वर्ष होती है। दूसरा, ठीक है। तीसरा सेक्शन 9 से 13। अब इस 9 से 13 में बच्चे के दोस्त ज़्यादा बन गए हैं। टीचरों की बात अब कम सुनता है, माँ बाप की बात भी ज़रा कम सुनेगा। अब वो सुनेगा अपने दोस्तों की बात। अब बच्चे का स्कूल में गैंग बन गया है, 5-6 दोस्त हैं अब उसके, और वो जो कर रहे हैं वो भी वही करेगा। कोई 5-6 गैंग मिलके किसी बच्चे से लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ने लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अब वो खुद समझने लगा है कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन इसका आधार वह दूसरे की भावना को बनाता है। दोस्तों ने अगर बोला है कि जाओ उस जगह पे जाओ, तो अगर वो तुम नहीं करोगे तो दोस्तों को बुरा लग सकता है। तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, तो तुमको लगेगा ना कि दोस्तों ने बोला है, तो तुम उसका आधार दूसरे की भावना को बना लिए और करने लगे काम, जैसे कि मेरे इस व्यवहार से उसे दुख ना पहुंच जाए। और आखिरी व्यवहार 13 से 18, खुद के नियम बनेंगे। वही बात तो सबसे आखिरी था ना, सापेक्ष नैतिकता वाला, स्वायत्तशासी नैतिकता जिसको बोला जाता है, कि अब तो भाई जो हमारा मन होगा हम वो करेंगे, जो हमारी नज़र में सही है हम वो करेंगे, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, कोई हमको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा लड़ाई माँ बाप से इसी उम्र में होना शुरू हो जाती है। माँ बाप कहते हैं ऐसे बैठो, ये कपड़े पहनो, तुम लड़ना लगते हो, हमको नहीं पहनना है, हमको खाना, ये सब सारी लड़ाइयाँ यहाँ शुरू हो जाती हैं। अभी तक तुम डर रहे थे, और अपने विचार जो तुम्हारे हैं तुम चाहते हो कि बड़े उसकी इज्जत करें, ठीक है।
अपने व्यवहार का स्वयं निर्धारण होगा, उत्तरदायी भी होगे। नैतिकता लेकिन बदलती रहेगी, और उस बदलने का स्रोत लेकिन तुम खुद चाहते हो। हम जो करेंगे वो हमारे नियम है, भगवान के नियम नहीं है। पाप पुण्य में विश्वास घट जाता है आदमी का। अच्छाई पे बुराई की जीत भी कभी कभी हो सकती। कुछ बुरा होते देखा तुमने तो तुमने ये सोचा कि भगवान ने इसे रोका क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं आए इसे रोकने, तो अच्छाई बुराई की जीत। अब असली जीवन शुरू हो जाता है, परिपक्व नैतिकता जिसको कहा जाता है। अब तुम समझ गए हो कि भाई सही गलत कुछ नहीं है, सब अपने अपने इंटरेस्ट, सब अपने अपने लोभ लालच में लगे हुए हैं। 18 साल की उम्र तक ये तुम अब समझने की, ये पियाजे बोल रहे हैं, असली में तुम देखो चाहे ना देखो, ये दिमाग में हमेशा रखना। पियाजे के अनुसार 18 साल की उम्र तक बच्चा ये सब समझ लेता है। असलियत में तो कई लोग 50-50 साल तक ये बात नहीं समझ पाते, बेफालतू में कट्टरपंथी बने रहते हैं कि अरे 20 साल के हो गए तब भी नहीं समझ पाए कि भाई नॉर्मल है, कोई तुमको कह दिया किसी को मार दो तो मार नहीं देना होता है, इस तरह से। अब ये जो सामाजिक नैतिक सिद्धांत ये बता गए पियाजे, उसका यूज कहाँ से करोगे? अगर तुम्हें बच्चे अंत में करेंगे क्या, देखो अंत में बच्चे खुद के नियम ही बनाएंगे, ये तो दिख ही गया है। तो जब से इससे पहले वो खुद के नियम बनाएं, उनके अंदर अच्छे नियम बनाने की आदत डालना शुरू कर दो। पियाजे यही बोल गए बस, जिसमें सहकारी निर्णय लेने की स्थिति रखो, मतलब अन्य बच्चों के साथ उनको उठा बैठक उनकी शुरू कर। अकेले मत रखो किसी बच्चे, अकेले रखोगे तो फिर बच्चा अंत में बहुत ही कमीना ही निकलेगा। और बच्चों के साथ रखोगे वो कई सारी चीज़ें सीखेगा, सुख दुख, दूसरों के साथ कैसे रहना है वगैरह वगैरह, जिससे बाद में जब वो अपने नियम खुद बनाएगा तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि और लोगों के साथ ही रहना है इस दुनिया में। और दूसरा, बिना मानदंड, बिना किसी प्रॉपर सिलेबस की, ये नहीं कुछ भी कभी भी पढ़ाने लगे बच्चों को, प्रॉपर नियम बना के पढ़ाना है। ये पियाजे बता गए हैं 2 चीज़ें। अब आखिरी चीज़ आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर की, पियाजे का भाषा का विकास सिद्धांत क्या कहता है। पियाजे को भाषा से ज़्यादा मतलब था नहीं। उनका लॉजिक था कि विचार भाषा से बड़े हैं, विचार जो है भाषा से बड़े हैं, ठीक है। तो विचारों फोकस ज़्यादा करो, भाषा गई तेल लगाने, भाषा तो बच्चे सीख ही जाएंगे। ये पियाजे का नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। उनके अनुसार जो तुम्हारी पहली 0 से 2 साल वाली व्यवस्था थी, उसमें बच्चे चिन्हों का प्रयोग करना सीख लेते हैं, और उसके बाद उन्हें जो अहम केंद्रता नहीं होती, खुद से बात करना, खुद को मोटिवेट करना, केवल अपने बारे में सोचना, उसका गुण 2 साल के बाद आ जाता है। वो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस चीज़ को वो अपरिपक्वता बोलते हैं कि अभी ये तो अपने बारे में केवल सोचना है, खुद से बात करनी, ये परिपक्व लोगों के लक्षण नहीं है। जब बच्चा उत्साहपूर्वक बातचीत करता है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि तुम उसकी बात सुनो। इसे सामूहिक एकालाप कहा जाएगा, ठीक है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए जब वो अपनी मम्मी पापा से बात करना चाहता है, वो कुछ और कर रहे होते हैं, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं। वो तो कहता है नहीं हमारी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। इसे सामूहिक एकालाप कहते हैं। सामूहिक मतलब दूसरों लोग सो, एकालाप मतलब कि उनकी सुनना नहीं है, केवल अपनी बोलना है। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा ख़त्म होती जाएंगी, और अंत में जब बच्चा और लोगों के साथ उठना बैठना ढंग से शुरू कर देगा तो उसमें सामाजिक वाक्य, समाज में किस तरह से बोलना है, उसके गुण सबसे आखिरी में आ जाते हैं। इस तरह से हमारे जीन पियाजे इतना सारा मटेरियल आपको दे गए हैं याद रखने के लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह के लेक्चरों को मिस मत करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारी साइंस ट्रिक्स, कई सारी और ट्रिक्स, कई सारे लेक्चर, सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।